तो हेलो एंड नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और जैसा कि हम जानते हैं लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर के पहले भाग में हमने जाना था कि इसका सिलेबस क्या है और साथ साथ में हमने सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीवों का घरेलू खाद्य उत्पादों में क्या रोल होता है, इनके बारे में हमने जान लिया था। इस भाग में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूक्ष्म जीव और घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ना है और वह है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 1 से लेकर के 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में श्योरली आते ही आते हैं। तो हम जानते हैं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, और कवक में स्पेशली ईस्ट को मेंशन किया गया है क्योंकि कुछ कवक बहुत बड़े होते हैं। लेकिन हम चूँकि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बात करेंगे ईस्ट के बारे में। ईस्ट की स्पेलिंग होती है YEAST, तो ये भी स्पेलिंग आप याद रखिएगा। आदि का उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, निर्माण में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में संलग्न सूक्ष्म जीवों का अध्ययन औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, के अंतर्गत किया जाता है। ये एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ उन्हीं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल यूज के काम आते हैं। तो औद्योगिक उत्पाद हेतु सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक, जिसको व्यवसाय से जोड़ा जाता है, उत्पादन नियंत्रित स्थितियों में। नियंत्रित स्थितियां क्या होती हैं? नियंत्रित स्थितियों का अर्थ होता है कि कंट्रोल में स्थितियां हो, अपने आप स्वतः प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही हो, आपके कंट्रोल में हो रही हो। तो नियंत्रित स्थितियों में बड़े बर्तन में किया जाता है, बड़े बर्तनों में किया जाता है, जिन्हें किण्वक या फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटर्स बोला जाता है, जिन्हें किण्वक या फर्मेंटर्स कहते हैं। और इसका जिक्र आपकी NCERT बुक में किया गया है। हम जो भी पढ़ाते हैं उसका सीधा सा सोर्स NCERT की बुक होती है, तो उस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी जब भी आप हमारी वीडियोज़ को देखा करें। साथ साथ में NCERT की बुक यदि आपके पास है तो उसको ज़रूर साथ में रखें और उसी से पढ़ते भी रहें। तो ये बात हो गई किण्वक कहते हैं। और किण्वक के स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। तो जो किण्वक का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें एक बड़ा सा हौज होता है जिसमें से कुछ लगे होते हैं विडोलक जो कि घूमते रहते हैं, और इसी में ये मिश्रण भरा हुआ होता है और ये घूमते रहते हैं। साथ साथ में इसमें शीतलन का आवरण अर्थात ठंडा रखने के लिए, और ऊपर लगा रहता है मोटर, जिससे कि ये विडोलक घूमते रहते हैं। यहाँ पर pH नियंत्रक, अम्ल क्षार भंडार एवं पंप लगा रहता है। इसका फिगर आपको बनाने को नहीं दिया जाता है, लेकिन चूंकि NCERT की बुक में मेंशन किया है तो एक बार इसे देख जरूर लीजिए। और साथ साथ में यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता रहता है, अर्थात जिसका किण्वन हो चुका होता है वो बाहर निकलता रहता है। आगे बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा एल्कोहल, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, कार्बोनिक अम्ल, एंजाइम आदि प्रमुख औद्योगिक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। किसका किसका उत्पादन किया जाता है? एल्कोहल का, प्रतिजैविक का, कार्बनिक अम्लों का, एंजाइम का। इन सब का जो उपयोग है अर्थात इन सब का जो निर्माण है वो सूक्ष्म जीवों की हेल्प से किया जाता है। आगे बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित मुख्य उत्पाद निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें, हमारी NCERT में ये हेडिंग दी गई है, वहीं से हमने ये लिया हेडिंग। तो किण्वित पेय पदार्थ अर्थात फर्मेंटेड बेवरेजेस, अर्थात ऐसे पेय पदार्थ जिनका किण्वन हो चुका है और इसके बाद उनका सेवन किया जा रहा है। सबसे पहला इसमें है शराब, और शराब नाम से
लगभग सभी लोग परिचित जरूर होंगे, क्योंकि इससे पहले के चैप्टर में हमने जाना था कि जो शराब होती है वह कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग शराब का सेवन करते रहते हैं। तो शराब उद्योग में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर देती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। शराब उत्पादन में ईस्ट, और वो भी स्पेशली कौन सा ईस्ट, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी तथा सैक्रो एलिप्सोइडियस, ये नाम याद रखिएगा। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, आप एक ही नाम याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारा उत्पन्न 2 एंजाइम याद रखना है नाम, इनवर्टेज तथा जाइमेज एंजाइम भाग लेते हैं। कुछ ईस्ट जो शराब बनाने में प्रयोग होते हैं तथा शर्करा के घोल के ऊपर तैरते रहते हैं, टॉप ईस्ट कहलाते हैं, तथा जो नीचे रहते हैं उन्हें बॉटम ईस्ट बोला जाता है। चलिए इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो सुक्रोज, जिसका जो आणविक सूत्र है वो है C12H22, वो 11, और इसमें H2O को जोड़ दिया गया है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ग्लूकोज है उसका जाइमेज की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है और यही बन जाती है शराब, तथा आप देख सकते हैं CO2 गैस बाहर होती है। जब शराब का निर्माण किया जाता है तो इसको डार्क प्लेसेस में ज़्यादातर किया जाता है, जहाँ पर बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलती रहती है, और जब तक CO2 गैस निकलती है लोग यह जानते रहते हैं कि अभी शराब बन रही है। जैसे ही CO2 गैस निकलना बंद हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि सारी शर्करा अल्कोहल में बदल चुकी है। तो ये बात आपको समझ आ गई। यह प्रोसेस अवायवीय श्वसन कहलाती है। चलिए देखते हैं। तो कुछ स्पेशल रूप से आप जान लीजिए कि अंगूर के रस से वाइन का निर्माण किया जाता है, जौ के रस से बियर का निर्माण किया जाता है, किण्वित अनाज में जैसे मक्का आदि के रस से विस्की का निर्माण किया जाता है, और आलू के रस से रम या वोडका का निर्माण किया जाता है। ये विशेष प्रकार के शराब हैं, ये सभी शराब के रूप हैं, और ये सब के सब बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और वह है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने जाना शराब के निर्माण में, हम पढ़ रहे हैं किण्वित पेय पदार्थ के रूप में, तो एक हो गया शराब। दूसरा देखते हैं। तो शर्करा के घोल में मोल्ड द्वारा किण्वन से सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल सिट्रेट्स व पेय पदार्थों के निर्माण में काम आता है, यह खट्टा पदार्थ होगा। आगे बात करते हैं सिरका का निर्माण या एसिटिक अम्ल का निर्माण। तो सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल को या शर्करा के घोल को माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटी, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब भी दिया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में तो यही ऑप्शन दिया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है, और देखिए यहाँ पर ये है एथिल अल्कोहल और O2। एसिटोबैक्टर एसिटी की उपस्थिति में यह एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, और एसिटिक अम्ल सिरका का निर्माण कर लेता है। सिरके का उपयोग अचार बनाने में, पेय पदार्थों, दवाइयों, भोज्य पदार्थों, विशेष गंध हेतु एवं फल सब्जियों के संरक्षक के रूप में किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर सिरका बनाने के लिए ट्रिंकलिंग जनित्र का निर्माण किया जाता है, और यह जो यंत्र होता है इस उपकरण में एक बड़ा लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है, बहुत बड़ा। इसमें लकड़ी की छीलन भरी होती है, जिसके नीचे की ओर एक बड़ा सा कक्ष होता है जिसको एकत्रण कक्ष बोलते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन व जीवाणु होते हैं। यह विलयन बॉक्स के ऊपरी सतह पर पहुंचकर फुहारों के रूप में लकड़ी के छीलन वाले बॉक्स पर आता है, तथा यहाँ से धीरे धीरे मथा जाता है। इस पूरे तंत्र में नीचे से नियंत्रित वायु पहुँचती है। यह प्रक्रिया से निर्मित जो सिरके को समय समय पर
निकालते रहते हैं और इस प्रक्रिया में जो सिरका बनता रहता है उसको धीरे धीरे निकालते रहते हैं। और चूँकि औद्योगिक स्तर पर जब निर्माण करेंगे तो बहुत बड़े बर्तन से ही किया जाता है, जबकि घरों में छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में भी सिरका बनाया जा सकता है। चलिए अब अगले किण्वित पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं और वह है शर्करा के घोल में एस्परजिलस नाइगर। ये भी नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, के द्वारा किण्वन से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इसमें निर्मित कैल्शियम ग्लूकोनेट गाय में ज्वर अर्थात कौ फीवर के निदान में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है और वह है पांचवा, तंबाकू उद्योग में भी तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस मेगाथीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का उपयोग करके किण्वन कराया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की तंबाकू की पत्तियों की सुगंध आ जाए। नेक्स्ट है चाय उद्योग में चाय की पत्तियों पर माइक्रोकोकस कैंडिडेंस की किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग कराई जाती है, जिससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आ जाता है और चाय भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ ही है। नेक्स्ट है तालाबों या छोटे जल संग्रहण स्थानों में जूट या पटुआ, जिसे पहुआ भी बोलते हैं, के पादपों को कुछ दिन तक भिगोकर छोड़ देते हैं। यदि आप पटुआ या पहुआ जिससे सन का निर्माण किया जाता है आपके यहाँ खेती होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अक्सर यह खेती उन स्थानों पर होती है जो कि तराई क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर उचित जल की व्यवस्था होती है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, पटुआ को नीचे दाब देते हैं तालाबों में और इसके ऊपर कुछ वजन सामान रख देते हैं जैसे कि ईंटा, और इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 वह सड़ने लगता है और इसके बाद उससे सन को निकाल दिया जाता है। तो इनके ऊपर कुछ पत्थर या अन्य वजनदार पदार्थ रख देते हैं ताकि ये संपूर्णतया जल में डूबे रहें। जीवाणुओं की प्रतिक्रिया के कारण पोषवा, जिसको बोलते हैं फ्लोएम के रेशे, तने के अन्य ऊतकों से अलग हो जाते हैं। इन रेशों को अलग एकत्रित करके स्वच्छ जल में फटक फटक कर साफ कर लेते हैं। पटक पटक कर इसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और इन रेशों का उपयोग रस्सी एवं अन्य इसी प्रकार के सामान बनाने में किया जाता है, अर्थात कई प्रकार के सामान इससे बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसका जो निर्माण किया जाता है वो रस्सी का ही निर्माण इससे किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है किण्वित पेय पदार्थ के बारे में, जिसमें हमने जाना सबसे पहले शराब का निर्माण, फिर जाना इसके बाद सिट्रिक अम्ल का निर्माण, सिरका का निर्माण और ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण, और तंबाकू की पत्तियों में सुगंध, चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद, और तालाबों से सन का या जूट से सन का निर्माण, ये भी हमने पढ़ लिया है। किण्वित पेय पदार्थ या किण्वन प्रक्रिया आप कह सकते हो, किण्वन। अब चूंकि सन का निर्माण हुआ तो उसे पिया तो नहीं जा सकता, लेकिन यह किण्वित पदार्थ ही है। चलिए अगली हेडिंग पर बात करते हैं और अगली हेडिंग है सूक्ष्म जीव एवं प्रतिजैविक औषधियाँ, अर्थात सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधियों के रूप में कैसे होता है। तो माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। सर्वप्रथम ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था या खोज किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये बात आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि इन्होंने किया था पेनिसिलिन की खोज, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और आप इसका सही आंसर ज़रूर दें, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। मुख्य एंटीबायोटिक में जैसे पेनिसिलिन,
पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। साथ साथ में यह पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक कवक से भी प्राप्त किया जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जीवाणु से मिलता है। क्लोरोमाइसिटीन जो है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनुजुएलिस से मिलता है। और साथ साथ में टेरामाइसिन जो होती है एंटीबायोटिक दवा वह मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से मिलती है। बहुत सारी और भी दवाएं हैं जैसे इरिथ्रोमाइसिन जो कि मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेयस से। तो ऐसी दवाएं जो मिलती सूक्ष्मजीवों से हैं और दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती हैं एंटीबायोटिक औषधियाँ कहलाती हैं, जिसमें से पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए जो तीसरी हेडिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वह एनसीईआरटी में ऐसी ही लिखी हुई है, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु किनके द्वारा ये बनेंगे सूक्ष्मजीवों से। तो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें यदि तो सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्ल हम देख सकते हैं। तो सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर की मदद से बनता है। एसिटिक अम्ल एस्टोबैक्टर एसिटाई है। ब्यूट्रिक अम्ल बनता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु से बनता है। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु से बनता है। और ऑक्जेलिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर कवक से बनता है। और जैसे कि हम बात कर सकते हैं एल्कोहल के निर्माण में, तो जो एथेनॉल है उसके निर्माण में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी जो है ईस्ट वह उपयोगी होता है। ऐसे ही यदि हम एंजाइम में बात करें तो एंजाइम में आप देख सकते हो पेक्टिनेज का निर्माण पेक्टिन जो कि पके हुए फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, इस पर एस्परजिलस नाइगर नामक कवक की किण्वन प्रक्रिया से यह बनता है। ऐसे ही अगर बात करें हम आगे तो यह है प्रोटीएज। जो प्रोटीएज होता है यह एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और इसका जो संश्लेषण होता है वह बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु तथा एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। इस एंजाइम का उपयोग मांस उद्योग, एल्कोहल उद्योग, पनीर एवं बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। ऐसे बात करें यदि लाइपेज एंजाइम का, तो इसका जो निर्माण किया जाता है वह होता है कैंडिडा लाइपोलाइटिका तथा एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से, और यह लिपिड के पाचन में सहायक होती है। यह एंजाइम का उपयोग जो है वह ज़्यादातर साबुन उद्योगों में, तेल के जल अपघटन तथा लॉन्ड्री में वसा के दाग धब्बों को मिटाने में लाइपेज एंजाइम का कृत्रिम रूप से निर्माण कराया जाता है। आगे बात करें तो एमाइलेज जो एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम मंड के पाचन में सहायक होता है, जिसे बोलते हैं स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इसका संश्लेषण जो किया जाता है वह है बैसिलस डायस्टिकस नामक जीवाणु से इसका निर्माण किया जा सकता है। साथ साथ में एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ऐसे ही यदि आगे बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक जो एंजाइम है वह बनता है स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से, और इसका जो उपयोग होता है वह होता है हृदय रोगियों की रुधिर वाहिनियों में रुधिर के थक्के को घुलनशील बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चूँकि जो हृदय रोगी होते हैं कभी कभी उनके वाहिनियों में रुधिर के थक्के बन जाते हैं, जिससे हार्ट फेल होने का डर लगा रहता है, तो ऐसे में स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे यदि बात करें, हमारी हेडिंग में मेंशन था सक्रिय जैव अणु, तो उसमें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए। यह एक विशेष प्रकार का सक्रिय जैव अणु है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से बनता है, और इसका इस्तेमाल अंग प्रत्यारोपण में
प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में या संदमक के रूप में किया जाता है। अर्थात जब भी अंग प्रत्यारोपण होता है तो रिजेक्शन का जो डर होता है उसको कम किया जाता है, और रिजेक्शन के डर को कम करने के लिए या रिजेक्शन को कम करने के लिए निरोधक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रतिरक्षा शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाए और जो अंग नया लगाया जाएगा है शरीर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो आज की वीडियो पार्ट में हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीव किस किस कार्य में आते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। साथ साथ में आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अधिक से अधिक जितना आपका समय हो सके पढ़ने में लगाएं। थैंक यू।